हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है ये डिस्कस किया था। साथ ही साथ आपको बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है, जिसमें टाइप 1 को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या समझा था कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है और इसके 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जब मैंने आपको हाइपर सेंसिटिविटी समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फॉरेन एंटीजन, कोई बाहर से कोई इन्वायरमेंटल एंटीजन या कोई माइक्रोबियल एंटीजन जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो आपकी बॉडी होती है वो इस एंटीजन के खिलाफ क्या करती है, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है। आपकी बॉडी में भी जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो इस फॉरेन एंटीजन के खिलाफ क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता है ताकि इस फॉरेन एंटीजन को क्या कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से ऐसा हो जाए कि ये जो आपका इम्यून रेस्पॉन्स है ये एक्सैजरेटेड हो जाए। एक्सैजरेटेड होने का मतलब क्या है कि जिस लिमिट में ये शो होना था उस लिमिट से ज्यादा शो होने लगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये आपका एंटीजन तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साथ ही साथ ये जो एक्सैजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स है ये आपकी बॉडी के टिश्यू को भी क्या करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा। और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी। यानी आपका इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटाइज हो गया है, वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ आपकी बॉडी के टिश्यू को भी क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ये तो हमने बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। फिर हमने आपको बताया था कि जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको जेल एंड कूलॉम क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर बात करें तो ये 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। और ये जो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे इस बेसिस पे डिस्कस किए थे कि जो टिश्यू का डैमेज हमने पीछे देखा है, ये जो पीछे हमने टिश्यू का डैमेज देखा है, इस टिश्यू के डैमेज को करने वाला एजेंट कौन है, उसके बेसिस पे हमने इनको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जो 4 टाइप्स थे वो थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 में जो डैमेज करने वाले एजेंट होंगे वो होंगी टी हेल्पर 2 सेल्स, आईजीई एंटीबॉडी और मास्ट सेल्स। लेकिन टाइप 2 में जो डैमेज करने वाले जो एजेंट्स होंगे वो होंगे आईजीजी एंटीबॉडी और आईजीएम एंटीबॉडी। क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी डैमेज कर रही है इसलिए हम टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको समझ में आ गया हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, जिसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को ही दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो डैमेज किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको बोला एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कौन कॉज करने वाला है, टिश्यू डैमेज कौन करने वाला है, एंटीबॉडी डैमेज करने वाली है। एंटीबॉडी जब एक एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगी तब वो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेंगी। अच्छा, एंटीबॉडी शो करेंगी तो एंटीबॉडी के बारे में आपको एक बात पता है कि एंटीबॉडी तो तभी प्रोड्यूस होती है ना जब कोई एंटीजन होता है। एंटीबॉडी इज ऑलवेज प्रोड्यूस अगेंस्ट एनी एंटीजन। तो अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है तो कहीं ना कहीं कोई एंटीजन भी रहा होगा, कोई ना कोई एंटीजन भी रहा होगा। आपको ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में जो एंटीजन होता है वो यूजुअली क्या होता है, फिक्स एंटीजन होता है, ये मोबाइल नहीं होता है। एंटीजन जो होता है वो बेसिकली या तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है या फिर हमारी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में जो एंटीजन होता है वो यूजुअली क्या होता है, सेल्फ एंटीजन हो सकता है, सेल्फ एंटीजन होता है, नॉन सेल्फ एंटीजन भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में हमने देखा है कि जो एंटीजन होगा टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में वो क्या होगा, एक तो फिक्स होगा, नॉट मोबाइल होगा, और दूसरा क्या होगा, सेल्फ एंटीजन होगा। और कहां प्रेजेंट होगा, या तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा या फिर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो ये मान लीजिए सेल के सरफेस पे क्या है, कोई एंटीजन है। अगर एंटीजन है तो इसको मिलने के लिए कौन आती है, हमारी बॉडी में नेव टी सेल्स होती हैं। जो नेव टी सेल्स होती हैं वो टीसीआर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, टीसीआर कॉम्प्लेक्स क्या है, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से इस एंटीजन को क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, पहचानती हैं इस सेल के पास आके। और जब इसको पहचानती हैं तो ये टी सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं इंटरल्यूकिन 4। क्या रिलीज करती हैं, इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करती हैं। ये इंटरल्यूकिन 4 जो होता है ये जाता है हमारी बॉडी की बी लिम्फोसाइट्स के पास। किसके पास, बी लिम्फोसाइट्स के पास जाता है। और बी लिम्फोसाइट से कहता है कि तुम आइसोटाइपिक स्विचिंग करो, क्या करो, आइसोटाइपिक स्विचिंग करो और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करो। तो यहाँ पे ये आइसोटाइपिक स्विचिंग करवा के क्या बनाता है, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है। अब ये आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही है, इसी एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस हो रही है जो इस सेल पे प्रेजेंट है। तो अब ये जो आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी है ये क्या कर देंगी, इस सेल पे अटैक कर देंगी जिस पे ये एंटीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये एंटीबॉडी इसी एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस हुई है। अब इनके जो अटैक करने के जो तरीके हैं वो कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि ये एंटीबॉडी जो है आईजीजी और आईजीएम ये इस तरीके से अटैक करें कि ये इस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दें।
तो हम इसको बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन। चलो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करें, इस सेल के फंक्शन को डिसफंक्शन कर दें, यानी कि जो ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा था अब इसको नॉर्मल फंक्शन ना करने दें, या तो इसके फंक्शन को इंक्रीज कर दें या फिर इसके फंक्शन को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। यानी क्या कर दें, सेलुलर डिसफंक्शन कर दें, उसके फंक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। चलो, एक तो इस तरीके से अफेक्ट कर दिया। एक तरीका और अफेक्ट करने का हो सकता है कि ये क्या कर दें, जिस टिश्यू के अंदर ये सेल प्रेजेंट है उस टिश्यू के अंदर क्या प्रोड्यूस कर दें, इन्फ्लेमेशन शो कर दें, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दें। तो ये जो एंटीबॉडी है ये एक्सैजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स शो कर रही है, हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रही है बाय अटैकिंग ऑन दिस सेल, बट मेथड अलग अलग है। एक बार सेलुलर डिस्ट्रक्शन करके, एक बार इनके फंक्शन को डिसफंक्शन करके, और एक बार उस टिश्यू में इंजरी करके और इन्फ्लेमेशन करके। बात समझ में आई? इन तीनों मेथड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मजेदार बात आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में डिफरेंस बताया था। क्या डिफरेंस बताया था? मैंने आपको बताया था अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सैजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स शो करे, क्या करे, एक्सैजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स शो करे अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, तो इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। मैंने क्या बोला था? अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्सैजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स शो करता है अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन तो हम इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन अगर ये एक्सैजरेटेड रेस्पॉन्स सेल्फ एंटीजन के खिलाफ जनरेट होता है तो मैंने इसको बोला था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोला था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला था। ठीक है, एक बात आती है कि सर यहां पे भी तो आप सेल्फ एंटीजन के बारे में बात कर रहे हो, तो व्हाई यू आर कॉलिंग इट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आप इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों नहीं कहते? ये जो पहले मैंने बात बताई थी वो बात सही थी। इसमें एक बात आपको और ऐड करनी है ताकि हमें क्लियर का डिफरेंस पता हो हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। आपको यह बात याद रखनी है, अगर सेल्फ एंटीजन है तो इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तभी बोलेंगे जब जो इम्यून रेस्पॉन्स शो हो रहा है, जब जो इम्यून रेस्पॉन्स शो हो रहा है इसमें आपकी टी सेल्स और एंटीबॉडी दोनों इन्वॉल्व है। क्या है? बोथ इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व। आई रिपीट अगेन, अगर सेल्फ एंटीजन के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स शो हो रहा है तो इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तभी बोलेंगे जब इस इम्यून रेस्पॉन्स में टी सेल्स और एंटीबॉडी दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर इस इम्यून रेस्पॉन्स में या तो टी सेल का इन्वॉल्वमेंट है या फिर एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, किसी एक का है, तो फिर इसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी। अगर आप इस वाले केस में देख रहे हो तो इस वाले केस में मैंने इसको हाइपर सेंसिटिविटी बोला है, नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि यहां पे सिर्फ एंटीबॉडी मीडिएटेड है। यहां पे जो रोल है वो बोथ का नहीं है, बोथ टी सेल एंटीबॉडी का नहीं है, यहां पे रोल सिर्फ एंटीबॉडी का है। तो एंटीबॉडी अगर सेल्फ एंटीजन है, आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनना, अगर सेल्फ एंटीजन है और इम्यून रेस्पॉन्स में या तो एंटीबॉडी या फिर टी सेल्स कोई एक हिस्सा ले रहा है तो हम इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन अगर सेल्फ एंटीजन है और दोनों चीजें, टी सेल्स भी पार्टिसिपेट कर रही है और एंटीबॉडी भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? चलो, अब हमने जो 3 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे एंटीबॉडी जो होंगी वो सेल का डिस्ट्रक्शन करेंगी। याद है ना आपको भी कहानी जो हम बता रहे थे कि सेल पे अटैक होगा, एंटीबॉडी बनेगी, सेल पे अटैक होगा, तो अटैक करने के 3 तरीके बताए थे। तो उसमें पहले वाला जो तरीका था उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे जो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होंगी वो सेल का डिस्ट्रक्शन करेंगी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी कोई भी जो इन्फेक्टेड सेल होती है, क्या होती है? इन्फेक्टेड सेल होती है या कोई भी सेल है, ठीक है, जिसको किल करवाना है, तो हमारी बॉडी में एक ऑप्सोनिन नाम की प्रोटीन होती है। क्या होती है? ऑप्सोनिन नाम की प्रोटीन होती है। इसको कौन बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाती हैं। क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी बेसिकली क्या करती है? एंटीबॉडी बेसिकली क्या करती है, ये जो सेल है जिस पर अटैक होना है इस सेल की कोटिंग कर देते हैं। ये सेल है, मान लीजिए क्या है, ये सेल है। अब एंटीबॉडीज क्या करेंगी? आके इस सेल की कोटिंग कर देंगी। एंटीबॉडीज आई और उन्होंने क्या की? इस सेल की कोटिंग कर दी। तो ये है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ने आके क्या किया? इस सेल की कोटिंग कर दी। इसको हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ऑप्सन नाम की जो प्रोटीन होती है उससे कोटिंग की जाती है और इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। अच्छा, ये कोटिंग क्यों की जाती है? ये कोटिंग क्यों की जाती है? ये कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि आपकी जो इम्यून सेल्स हैं, लाइक आपकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं या जो आपकी फेगोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो इन कोटिंग वाली जो सेल्स हैं इनको पहचान लेती हैं और इनको फेगोसाइट कर लेती हैं।
तो बेसिकली इनकी जो कोटिंग की गई थी वो इसलिए की गई थी कि इनके पास क्या आए, मैक्रोफेजेस आए और क्या आए, नेचुरल किलर सेल्स आए। ये जो मैक्रोफेजेस हैं और नेचुरल किलर्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी में घूमती रहती हैं। ये उन सेल्स को देखती हैं जिनके ऊपर ऑप्सोनिन की कोटिंग है, जहां कोटिंग दिखती है उसको खत्म कर देती है। तो एंटीबॉडी ने क्या किया, इस सेल के ऊपर कोटिंग करवा दी ऑप्सोनिन की, और हमारी मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स ऐसी सेल्स को ढूंढ रही थी जिनके पास ऑप्सोनिन की कोटिंग है। उन्होंने देखा कि इस सेल के पास क्या है, ऑप्सोनिन की कोटिंग है, वो इसके पास आई, जो हमारी फेगोसाइट्स थी वो इसके पास आई, इस सेल के पास जिसके ऊपर कोटिंग थी, और इसको क्या कर लिया, फेगोसाइट कर लिया, और फेगोसाइट करके खत्म कर दिया। तो डिस्ट्रक्शन करने का एक तरीका तो ये था कि पहले ऑप्सोनिन करवा दो आईजीजी एंटीबॉडी से, उसके बाद क्या करवा दो, इनका फेगोसाइटोसिस करवा दो। अब अगर आप यहां देख रहे होगे तो यहां ये जो फेगोसाइटोसिस हुई है ये किसकी हेल्प से हुई है, एंटीबॉडी की हेल्प से। यानी यहां जो सेल की किलिंग हुई है वो किसकी हेल्प से हुई है, एंटीबॉडी की हेल्प से हुई है। तो जब एंटीबॉडी की हेल्प से कहीं भी किलिंग होती है तो उसको एक टर्म दे दिया जाता है, दैट इज एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्युलर साइटोटॉक्सिसिटी। तो एक तो तरीका था कि ऑप्सोनिन की हेल्प से आप सेल को डिस्ट्रक्ट करा दो। एक और तरीका होता है बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ध्यान से सुनना, जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। रिपीट अगेन, जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो वो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। एक केस आपके पास आया है मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। एक बंदा था जिसका ब्लड ग्रुप बी था। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसकी आरबीसी पे जो एंटीजन होगा वो भी बी होगा, तभी तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी। अच्छा, हमने क्या किया, गलती से इस पर्सन को एक ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया, ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। अब ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान के अंदर जो एंटीबॉडी होंगी वो कौन सी होंगी, एंटीबी। तो जब ये ए ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड है ये बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान के अंदर जाएगा तो ये जो एंटीबॉडी जो होंगी, एंटी बी एंटीबॉडी होंगी ए ब्लड ग्रुप की, ये इस बी एंटीजन से क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, क्योंकि बी को एंटी बी मिल गया, आपस में इनको लड़ाई करनी है, समझ रहे हो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं। तो अब क्या होगा, बी और एंटी बी के बी में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। मैंने आपको अभी बताया था कि जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो वो क्या करते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस बी और एंटी बी की रिएक्शन की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, तैयार करता है एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्या करता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। और ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा ये क्या करेगा, इस आरबीसी की सरफेस पे एक्ट करेगा, इसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देगा और इस आरबीसी की लाइसिस करा देगा, आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप किसी का किसी को नहीं चढ़ा सकते, किसी का ब्लड किसी को नहीं चढ़ा सकते, इसी वजह से, क्योंकि आरबीसी क्या करती है, लाइसिस कर जाती है, रप्चर कर जाती है। बात समझ में आ गया। तो एक ये तरीका हो गया। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किए थे एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिस्ट्रक्शन, ये सेल की डिस्ट्रक्शन होगी। हम बात कर लेते हैं अब एंटीबॉडी की हेल्प से कैसे सेलुलर डिस्फंक्शन होगा और कैसे इंजरी और इन्फ्लेमेशन होगा। तो अब हम बात करते हैं सेलुलर डिस्फंक्शन के बारे में कि एंटीबॉडी जो होंगी वो कैसे सेल का जो फंक्शन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करा देती है। इसको भी हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे, मास्थेनिया ग्रेविस का एग्जांपल है जिसमें फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। हम एक लेके चलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी यहां पे एक नर्व है और एक मसल है। तो ये नर्व है और न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये एंडिंग है, ये न्यूरॉन एंडिंग है। और ये जो आपको देख रहा है ये क्या है, सार्कोलेमा है, यानी मसल की जो है सेल मेम्ब्रेन है जिसपे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। बेसिकली नॉर्मल क्या होता है कि जो न्यूरॉन एंडिंग है इनसे एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जो होता है ये किससे जाके बाइंड होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है और सेल अपना नॉर्मल फंक्शन करती है, मसल अपना नॉर्मल फंक्शन करती है। लेकिन अगर मान लीजिए इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन जाए, एंटीबॉडी जनरेट हो जाए, सेल्फ एंटीजन, इसको क्या मान के, सेल्फ एंटीजन मान के इसके अगेंस्ट क्या हो जाए, एंटीबॉडी जनरेट हो जाए, तो वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, अब इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से खुद जाके बाइंड हो जाएंगी। यानी जिस जगह पे इस एसिटाइल कोलिन को जाके बाइंड होना था उस जगह पे जाके कौन बाइंड हो जाएगा, ये एंटीबॉडी जाके बाइंड हो जाएंगी। तो यहां देख रहे हो एंटीबॉडी खुद जाके बाइंड हो रही है, बट बाइंड किसको होना था, इस एसिटाइल कोलिन को। तो जब एसिटाइल कोलिन बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो क्या ये मसल अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगी, जो न्यूरॉन से मैसेज लेके आ रही थी वो डिलीवर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जहां डिलीवर करना था वहां पहले से एंटीबॉडी आके बैठी है, जिसकी वजह से हाइपो फंक्शन देखने को मिलेगा मसल्स के अंदर, मसल्स का जो फंक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सर क्या हर केस में फंक्शन डिक्रीज होता है, नहीं,
सेलुलर डिसफंक्शन है मतलब फंक्शन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सर डिक्रीज का बता दिया तो अब एक इंक्रीज का भी बता दीजिए। इंक्रीज इन फंक्शन का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा ग्रेव डिसीज। अब इसमें क्या होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स होती है। इन फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या होता है, टीएसएच रिसेप्टर होता है। टीएसएच रिसेप्टर क्या है, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के ऊपर क्या आता है, टीएसएच आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। और जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस टीएसएच रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये आपकी जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या रिलीज कर देती है, थायरॉक्सिन रिलीज कर देती है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म था। एंटीरियर पिट्यूटरी से जरूरत पड़ने पर टीएसएच निकलेगा, वो टीएसएच इस टीएसएच रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा। जब ये बाइंड होगा तो आपकी फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और वो क्या रिलीज कर देंगी, थायरॉक्सिन रिलीज कर देंगी। ये था नॉर्मल फंक्शन। अब ऐसा हो सकता है कि इस टीएसएच रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट हो जाए और वो एंटीबॉडी आके क्या करें, इस टीएसएच की जगह आके बाइंड हो जाए। तो यहां जहां टीएसएच बाइंड होना था वहां आके अब एंटीबॉडी बाइंड हो रही है। ये जो टीएसएच था ये इस टीएसएच रिसेप्टर को आके इरिटेट करता था, एलिसिट करता था कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करवाओ। लेकिन ये जो रिलीज होता था टीएसएच, ये जब तब रिलीज होता था जब जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहां पे क्या करती है, एंटीबॉडी आके परमानेंटली क्या करती है, इस टीएसएच रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, थायरॉक्सिन निकलता रहता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन फंक्शन देखने को मिलता है ऑफ द फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स। और थायरॉक्सिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ग्रेव डिसीज होती है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने देखा कि कैसे एंटीबॉडीज ने क्या किया, सेलुलर डिसफंक्शन किया। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि कैसे एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, वो कैसे इंजरी करती हैं और फिर इन्फ्लेमेशन करती हैं। मैंने आपको जब बताया था कि जब एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो उसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। और जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो एक और चीज करता है, जो कंप्लीमेंट सिस्टम होता है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिनको हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक एजेंट्स, जिसका एग्जांपल है C5A। तो जब ये कीमोटैक्टिक एजेंट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं ड्यू टू दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो इन कीमोटैक्टिक एजेंट से क्या होता है कि जो हमारी WBC होती है, जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, वो देखती हैं कि ये कीमोटैक्टिक एजेंट कहां रिलीज हो रहा है, और जो हमारी इम्यून सेल्स हैं वो इस कीमोटैक्टिक एजेंट की तरफ भागना स्टार्ट कर देती हैं। तो यानी कि ये कीमोटैक्टिक एजेंट क्या कराता है, इन्फिल्ट्रेशन कराता है इम्यून सेल्स का। जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, वो इस कीमोटैक्टिक एजेंट की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगी और अल्टीमेटली वो वहां पहुंच जाएंगी जहां ये एंटीजन प्रेजेंट है, जहां ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है। और वहां जाके इन इम्यून सेल्स को, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स वहां पहुंची थी, इनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा बाई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दैट इज C3b। C3b क्या करेगी, इन इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देगी। जब ये इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाएंगी तो फिर ये क्या करेंगी, तबाही मचाना स्टार्ट कर देंगी। दे विल रिलीज लाइसोजाइम एंजाइम्स एंड मेनी प्रोटीज एंजाइम। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम और प्रोटीज एंजाइम आपको पता है क्या करेंगे, प्रोटीज है तो जितनी भी प्रोटीन उन सबको डैमेज कर देगा। लाइसोजाइमल एंजाइम्स हैं, ये सबको डैमेज कर देगा। इसमें डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, ये टिश्यू के अंदर डैमेज क्रिएट कर देगा और वहां पे इंजरी होगी तो फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। टिश्यू डैमेज में ये मोस्ट इंपोर्टेंटली हमने कुछ केसेस देखे हैं जहां पे क्या करता है, जो हमारा टिश्यू होता है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। बात समझ में आई। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है दैट इज गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या करता है, ये टिश्यू को डैमेज करता है और टिश्यू में भी क्या करता है, जो नॉन कोलेजिनस प्रोटीन जो होती है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज करता है। और गुड पास्चर सिंड्रोम में हमने देखा है कि जो हमारी ग्लोमेरुलस के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी और जो हमारी एल्वियोलाई जो होती है लंग्स में, उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है। एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, उनके अगेंस्ट वर्क करती है और उनको डैमेज कर देती है। बात समझ में आई। सो दिस वाज कैसे कि एंटीबॉडी कैसे टिश्यू डैमेज करेंगे और कैसे इन्फ्लेमेशन करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के। तो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने 3 केस बताए थे ना, कि एक जगह था कि एंटीबॉडी सेल का डिस्ट्रक्शन कर रही है, एक जगह एंटीबॉडी क्या कर रही है, सेल के फंक्शन को कम ज्यादा कर रही है, और एक जगह एंटीबॉडी क्या कर रही है, टिश्यू के अंदर इंजरी कर रही है और इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रही है। तीनों के अलग अलग एग्जांपल है, समझते हैं एक एक करके। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन का एग्जांपल था मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैंने आपको बताया था। इसका एक और एग्जांपल है हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, जो इरेथ्रोब्लास्टोस फीटलिस आप पढ़ते हैं। ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरिया और ड्रग रिएक्शन, ये सब इसी के एग्जांपल है सेल डिस्ट्रक्शन के।
सेलुलर डिस्फंक्शन का एग्जांपल मैंने आपको माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बताया था, ग्रेविस डिसीज के बारे में बताया था। इसका एक और एग्जांपल है पर्निशियस एनीमिया। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन में हमने आपको डिस्कस किया था गुड पास्चर सिंड्रोम अभी थोड़ी देर पहले, और इसके और एग्जांपल है एक्यूट रियूमेटिक फीवर, पेम्फिगस एंड वस्कुलाइटिस बाय ANC। ये जो आपको टेबल नीचे दिख रही है बेसिकली ये रॉबिन्स बुक की टेबल है जहां डिसीज के बारे में डिस्कस किया है। यही डिसीज जो मैंने अभी आपको बताई है इन्हीं के बारे में बताया गया है। इनका जो टारगेट एंटीजन होता है कौन सा होता है और इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है। जो 3 मैकेनिज्म मैंने आपको बताए थे ना अभी, सेल डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन और टिश्यू सेलुलर डिस्फंक्शन, इन तीनों में से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा वो बताया गया है। उसकी क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी वो बताई गई है, जो मैंने सब डिस्कस कर ली है आपके साथ। आप इसको एक टेबल को एक बार देख लीजिएगा। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।